हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या समाहित किया गया है। सबसे पहले भारतीय संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत भारतीय संविधान के स्रोत को बताया गया है। वैसे तो स्रोत हम लोग देख चुके हैं, भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में किस देश से हमने क्या अपने संविधान में सम्मिलित करने का प्रयास किया है, जिसमें हमने देखा था कि लगभग 70% से भी अधिक प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। उसके अलावा कुछ प्रावधान हमने विश्व के अलग अलग देशों से प्राप्त किए। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि लगभग 60 देशों की यात्राएं भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा की गई थी, जहां से हमारे देश के अनुकूल जो व्यवस्थाएं थीं उनको यहाँ पर हमारे भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। तो भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में उनका हमने अध्ययन किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब हम अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ये शब्द हमने यूएनओ के चार्टर से एडॉप्ट किया है, क्योंकि हमारा संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यूएनओ के चार्टर वी द पीपल ऑफ यूएनओ से लिया है। वहाँ पर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ यूएनओ, तो यूएनओ की जगह हमने इंडिया कर दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग अर्थात भारत के लोग मतलब भारत की जनता, है ना। तो क्या कहते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कौन? हम भारत के लोग। अर्थात इससे यह निकल करके आता है कि संपूर्ण संविधान को किसने बनाया? भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने। इस संपूर्ण संविधान को अंगीकृत किसने किया? भारत की जनता ने। इस संविधान को अधिनियमित किसने किया? भारत की जनता ने, हम भारत के लोगों ने। तो दोस्तों, यदि यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो जो हमने पिछले वीडियो में स्रोत देखे थे उनको हमें देखना ही नहीं। यदि ऑप्शन में है भारत की जनता या भारत के लोग, यदि आपके ऑप्शन में भारत की जनता या भारत के लोग है तो आपको उसको टिक करना है। तो भारतीय संविधान का स्रोत वास्तव में क्या है? भारत की जनता है। इसके बाद राज्य के स्वरूप को बताया गया है। राज्य के जो है यहां पर बताया गया है कि राज्य का स्वरूप क्या होगा। तो उसमें पहला है सॉवरेन, संप्रभु, है ना। संप्रभु का अर्थ होता है प्रत्येक डिसीजन लेने के लिए
पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना। हम अपने सभी निर्णय लेने के लिए, चाहे वह आंतरिक हो चाहे बाह्य, है ना, सभी प्रकार के, है ना, अंदरूनी एवं बाहरी सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए, विनिश्चय लेने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर के विवाद के संदर्भ में, अब तो हालांकि वो विवाद समाप्त हो चुका है, लेकिन जब ये विवाद था उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका से मध्यस्थता करने की बात कही, तो अमेरिका ने भी कहा कि भारत ने हमसे इस संदर्भ में आग्रह किया था, तो भारत ने दो टूक जवाब दे दिया था कि नहीं, ये हमारा अंदरूनी मामला है और इसको सुलझाने के लिए हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं, इसमें किसी भी दूसरे देश को दखल देने की आवश्यकता नहीं है, उसे कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और हमने अपना यह अंदरूनी विवाद हल कर लिया, जम्मू कश्मीर की समस्या को समाप्त कर लिया। तो हमारे चाहे आंतरिक मामले हो चाहे बाहरी मामले हो, उनमें हम निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि कोई दूसरा देश। और यही हमारी पावर, यही शक्ति क्या कहलाती है? सॉवरेनिटी, संप्रभुता। ठीक, तो हमारा राज्य, हमारा देश क्या है? संप्रभु देश है। भारत क्या है? एक संप्रभु देश है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है सभी लोग समान, समाज में सभी लोग समान, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अर्थात गरीब और अमीर के बीच की खाई को समाप्त करना। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि यदि गरीब और अमीर के बीच की खाई को हम स्ट्रिक्टली यदि उसको लागू करें तो हमें अमीरों का धन छीन करके गरीबों में बांटना पड़ेगा और उसके माध्यम से सबको बराबर करेंगे। इससे कई सारी समस्याएं जन्म लेंगी और राष्ट्र का विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। पहली चीज तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हम कितना भी कमा लें, बाद में सरकार हमारा धन छीन करके गरीबों में बांट देगी। दूसरी चीज, गरीब भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हम करें चाहे ना करें, सरकार अमीरों से लेकर के हमें दे ही देगी। तो यहाँ पर देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हमने समाजवाद के स्थान पर संभव समाजवाद को स्वीकार किया है, जिसके अंतर्गत जितना संभव हो सके उतना हमें गरीब और अमीर के बीच की खाई को समाप्त करना है, उसको बांटना है। और इस पर काम किया भी जा रहा है। आप देखिए, जो अमीर होते हैं उनसे 30% टैक्स लिया जाता है। यदि अंबानी ने 100 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 30 करोड़ रुपए सरकार को देने होते हैं। तो 100 से 70 तक, है ना, थोड़ा तो नीचे आए अमीर लोग। अब जो 30 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में लिया है, उस 30 करोड़ रुपए को
सरकार क्या करती है, गरीबों की योजनाओं पर खर्च करती है, जैसे कि गरीबों के स्वास्थ्य के ऊपर, गरीबों की शिक्षा के ऊपर, गरीबों के भरण पोषण के ऊपर। तो इस प्रकार से कई सारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती हैं और उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते हुए उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ करके कई लोग पीएससी यूपीएससी निकाल करके बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी, डीएसपी जैसे पदों पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो गरीब था अगर कलेक्टर बन गया तो अपने स्तर से उठा, तो गरीब ऊपर की ओर आया और अमीर नीचे की ओर, है ना। तो इसे कहा जाता है संभव समाजवाद। तो हमारे देश में संभव समाजवाद को ही स्वीकार किया गया है। इसके बाद अगला आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से आशय यहां पर है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य जो है पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए कार्य नहीं करेगा, है ना। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि राजधर्म को छोड़ देगा, है ना। यहां पर कहने का मतलब राज्य पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि राज्य की नज़र में सभी धर्म समान होंगे। यहाँ पर राज्य के द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से लेकर के चला जाएगा। जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी इस प्रकार से बनाई जाएंगी कि सभी धर्मों के लिए एक बैलेंस बना करके चला जाए, किसी प्रकार के कोई भेदभाव की गुंजाइश ना रहे। तो राज्य पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर के कार्य नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों को समानता देकर के चलेगा। इसके बाद अगला है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। विश्व में दो प्रकार के शासन व्यवस्था पाई जाती है, राजतंत्र या लोकतंत्र। राजतंत्र में पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा फोर्सफुली शासन किया जाता है। एक राजशाही होती है ना, और जो राजा ने कह दिया उसी हिसाब से जो है तो सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। जो राजा ने कह दिया वही होता है। लेकिन लोकतंत्र में लोक अर्थात जनता, तंत्र अर्थात शासन, अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। इसके संदर्भ में अब्राहम लिंकन साहब ने परिभाषा दी है लोकतंत्र के लिए कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसमें जनता के बीच से ही नेतृत्व उभर करके सामने आता है, जनता ही उसे चुनती है और चुने जाने के बाद वह जनता के लिए ही कार्य करता है ना। जैसे यहाँ पर ये जनता है, तो ये जो जनता है इसी
जनता के बीच से जो है तो निकल करके कोई जो है तो एक नेता बनता है, उसके लिए नेता के रूप में चुनता कौन है? जनता। और वो काम किसके लिए करता है? जनता के लिए, है ना। तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये लोकतंत्र कहलाता है। ठीक। अगला है गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य या रिपब्लिक, इसका अर्थ होता है कि राजा का लड़का राजा नहीं होगा। जैसा कि राजतंत्र में होता है ना, राजा का लड़का राजा, वंशानुगत, है ना। पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र पिता के स्थान पर शासन संभालेगा। लेकिन जो गणराज्य होता है वहां पर जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। हालांकि डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता हमारे यहाँ पर, है ना। हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है, लेकिन फिर भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होता है। इसलिए वो जनता के द्वारा ही जनता का प्रतिनिधित्व ही करता है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद है वह वंशानुगत नहीं है। हमारे देश में राष्ट्र प्रमुख जो है राष्ट्रपति, वह वंशानुगत नहीं है, बल्कि वह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर जो भी योग्य व्यक्ति वहाँ पर निर्वाचित होता है वह देश का प्रतिनिधित्व करेगा। इस व्यवस्था को गणराज्य या रिपब्लिक कहा जाता है। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किन उद्देश्यों को लेकर के किया गया है। मूल रूप से कौन से उद्देश्य इसमें समाहित हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार का न्याय प्रदान करने के प्रयास किए गए, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय प्रदान करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा 5 प्रकार की स्वतंत्रता देने की बात की गई है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से 2 प्रकार की समता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अवसर, है ना, यहाँ पर जो है 2 प्रकार की जो है तो कहना चाहिए कि समानता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर। 2 प्रकार की बंधुता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है ना। 2 प्रकार की बंधुता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली ऐसी बंधुता को प्राप्त करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। इसके बाद प्रस्तावना में ही वह
तिथि अंकित की गई है जिस तिथि को भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था, अर्थात 26 नवंबर 1949। इस तिथि को भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था, जिस पर संविधान सभा के समस्त 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो इस प्रकार से इस उद्देशिका के द्वारा, प्रस्तावना के द्वारा संविधान के उद्देश्य को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। परिलक्षित करने के लिए जो संविधान के द्वारा कार्य किए जाएंगे उनको यहाँ पर एक झलक, एक आईना दिखाने का प्रयास प्रस्तावना के द्वारा किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसके संदर्भ में और चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।